कहते हैं कि बड़े गुलाम अली खां साहब जब गाने के लिए बैठे तो अंधेरा था एकदम। तो लोग इंतजार करते रहे कि अब गा रहे हैं, अब गा रहे हैं। चुप। मंच की तरफ से कोई आवाज नहीं, कोई आलाप नहीं। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो खां साहब ने कहा कि यार, जिन्हें सुनाना है रोशनी करो थोड़ी देर के लिए। मैं किन्हें सुना रहा हूं, उनका चेहरा तो देखूं। तो इसीलिए कहानी बैठ कर भी सुनाई जा सकती थी, लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, आपका चेहरा देखते हुए मैं सुनाऊं। प्रायः कवियों से कहा जाता है कि कविताएं सुनाइए, कहानीकारों से कभी नहीं कहा जाता कि आप कहानी सुनाइए। और मैंने एक नियम सा बना रखा है कि अगर आप कहीं मुझे बुलाते हैं तो मैं कहानी जरूर सुनाऊंगा, भाषण के लिए मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि जो बुनियादी मेरा काम है वो कहानी लिखने का है। कहानी के बारे में मेरी बहुत पक्की राय है शुरू से कि कहना सुनना और सुनना सुनाना कहानी के जीन्स में है। जो सुनाई न जा सके वो कहानी नहीं। सिर्फ पढ़ी जाए और किसी को सुनाई न जा सके या सुनाई जाए, हो सकता है वो सार्थक कहानी हो, लेकिन सफल हो इसमें संदेह है। तो कहानी का सुनाया जाना कहानी की प्रकृति में है, उसके नेचर में है, जो हजारों वर्षों से हमारे यहाँ चला रहा है, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने किस्सा गोई के रूप में अपनाया। तो इसीलिए जब कहा गया तो मैंने कहा, आग्रह किया प्रोफेसर रविरंजन जी से कि एक सेशन कहानी पाठ का रखा जाए। मैं जरूर कहानी पढ़ना चाहूंगा और आभारी हूं कि इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो एक कहानी छोटी सी है, पहले मैं वो सुनाऊंगा आपको। इसे 30 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सुना चुका हूं, अभी छपी नहीं है। 24-25 साल बाद मैंने कहानी लिखी, थोड़ा मूड बनाने के लिए। कुछ बड़ा लिखने के पहले मूड बने, मन बने, भाषा अर्जित हो सके, इसके लिए मैंने लिखी। लेकिन लिखी तो जाहिर है कि मैं लौट के पीछे नहीं गया। मैंने जो लिखा, कोशिश यही की कि कहानी का भी अगर उपन्यास का फर्म टूटता है तो टूटता है, कहानी का फर्म भी क्यों न टूटे। तो कहानी कविता में भी है और गद्य में भी है। शीर्षक है खरोंच। खरोंच, स्क्रचेज, जानते हैं? और बनारस में हर आदमी राजा हुआ करता है, राजा नहीं। का राजा फलाने। तो गुरु, राजा, ये बनारस के संबोधन के या बुलाने के तरीके होते हैं। तो का राजा काशी, काशी नहीं। का राजा काशी, कुत्र हालम चालम, सब ठीकम ठाकम। कुछ लोग होते हैं जो उन्हें लगता है कि स्वच्छ अशुद्ध है, होना चाहिए स्वच्छ।
तत्सम करने के लिए स्वच्छ को जो सही शब्द है तत्सम है उसको स्वच्छ बोलेंगे। ऐसे ही कुछ लोग उत्तम जो सही है तत्सम है उसे उत्तम, अति, राजनीति। तो का रजा काशी कुत्र हालम चालम सब ठीकम ठाकम, अति उत्तम, जी हाँ अति उत्तम। काशी गुरु मगन थे, पहली पहली नौकरी और वह भी अपने ही गृह जनपद में 28 साल काशी गुरु मगन थे। मस्त और चकाचक, चकाचक ये भी बनारसी शब्द है। इतने विनम्र हो गए थे क्योंकि नजरें सिर्फ दो ही चीजों पर जा रही थी, छोटों की बाँछें और बड़ों के चरण। जब ये बनारस में ज्वाइन करने के लिए चले थे तो माँ बाप और दोस्तों ने अपने अनुभव से हिदायतें दी थी। देखो, गंगा नहाने जाना तो सिर्फ कपड़े लत्ते लेकर जाना, रुपए पैसे नहीं, पंडे मार लेंगे। मंदिरों में जाना तो जूते चप्पल झोले में डाल लेना, बाहर मत ही छोड़ना। भीड़ में मोबाइल ऊपर सामने की जेब में रखना, बगल में या पीछे नहीं। साइकिल अगर हो तो हमेशा डबल लॉक, अगर रोड पर या कहीं और छोड़ना पड़े तो नजर में रखना। बाकी तो अपहरण का डर नहीं, क्योंकि तुम डॉक्टर, इंजीनियर या ठेकेदार नहीं हो, और सुपारी का तो सवाल ही नहीं क्योंकि तुम्हारा कभी किसी से लफड़ा ही नहीं रहा। पिता ने हिदायतें नहीं दी थी, सिर्फ संस्कार याद दिलाए थे कि न भूलना कि गरीबी में पले बढ़े हो, कि दीन दुखियों की मदद करना, कि दूसरों के साथ सुख दुख बांटना, कि औरों की बरकत में ही अपनी भी बरकत समझना, आदि आदि। इस तरह मस्त और चकाचक थे काशी गुरु बनारस में। छोटी सी नौकरी, किराए का डेरा, हाउस वाइफ बीबी, लोन की मोटर बाइक नहीं, पहले साइकिल। मोटरसाइकिल का यह है कि डेरा जो मिला था वो ऑफिस से घंटे भर दूर, अक्सर लेट पहुंचते और डांट खाते। आज ही जाकर बास ने बुलाया और समझाया, साइकिल छोड़ो, बैंक से लोन लो और खरीदो मोटर बाइक। तुमसे ना हो तो कहो मैं दिला दूं लोन। सो आ गई बाइक हीरो होंडा एक पनरहिया के अंदर, पनरहिया 15 दिन के भीतर। बीबी दुलारी भी बैठती चिपक कर अपने हीरो के साथ छुट्टी के दिन, और घूम आती काशी चाट भंडार और आईपी माल। सच कहिए तो मौजा ही मौजा। काशी गुरु जितना बाइक पर चढ़ते नहीं, उससे ज्यादा उसे नहलाते, धुलाते, पोंछते, गो सेवा क्या क्या नहीं किया उन्होंने उसे खरोंच से बचाने के लिए। यहाँ तक कि ऑफिस के लिए वे शॉर्टकट छोड़ लंबा रास्ता पकड़ते, उसी रास्ते घर लौटते और फिर घर से ऑफिस जाते। 11 महीने हो गए थे बाइक के, लेकिन कोई भी देखता तो पूछे बगैर न रहता, अरे गुरु किस दिन खरीदा था उड़न खटोला। तो एक दिन में उसी रास्ते घर से ऑफिस जा रहे थे कि लड़ गए रविंद्रपुरी चौराहे पर। उस दिन न दुलारी को छींक आई थी, न बिल्ली ने रास्ता काटा था, लेकिन लड़ गए तो लड़ गए, और वह भी साइकिल से। कहना मुश्किल है कि बाइक साइकिल से लड़ी या साइकिल बाइक से। ऐन वक्त पर काशी गुरु ने ऐसा ब्रेक मारा कि बाइक स्टैंड स्टिल।
गुरु के मुंह से गुस्से में अपने आप निकला, सारों अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने वही गाली दी जो कभी कभी कार वाले उन्हें देते थे। जेठ की साय साय दोपहरिया, सुनसान चौराहा, चारों तरफ सन्नाटा, न कहीं कोई आदमी न जन, चिड़िया का पूत भी नहीं, धधकती धूप में उजाड़, वीरान, निर्जन, दूर दूर तक फैली कॉलोनी। वे लड़के थे 13-14 साल के, नादान, गली से आए थे। एक चला रहा था, दूसरा आगे साइकिल के डंडे पर बैठा था। गलती उन्हीं की थी, लेकिन जाने क्या हुआ कि साइकिल नाच कर गिरी बाइक के आगे और लड़का उछल कर वहीं धम। दूसरा घिसटता हुआ फुटपाथ के पास मोरी तक चला गया। बाइक के पास गिरा लड़का पीली शर्ट में था और मोरी वाला लाल। पीली शर्ट वाला चीखा, छटपटाया और बेहोश हो गया। लाल वाले को कहीं गहरी चोट लगी थी। वह कुछ देर हाथ पांव पटकता रहा, फिर तड़पता हुआ शांत हो गया। काशी गुरु की बाइक स्टार्ट ही थी। वे यह कहते हुए आगे बढ़ चले कि सालो मरो, अपन चलते हैं। वे मुश्किल से 10 कदम बढ़े थे कि बाइक पर खरोंच की चिंता ने उन्हें खड़ा कर दिया। वे उतरे, घूमकर जायजा लिया, सब ओके था। जब वे दोबारा चढ़ने के लिए पैर उठा रहे थे, उनके अंदर कहीं सनसनाहट हुई। कोई चीज कुनमुनाई, हिली डुली और आंखें खोलकर बैठ गई। दयावान थी, सहृदय थी, करुणा कातर थी वह चीज। उन्हें लगा इसे ही आत्मा कहते होंगे। उसके भीतर से उनके लिए धिक्कार उठी। अरे भले मानस, वे बच्चे जलती सड़क पर तड़प रहे हो, तू भाग रहा है। इंसानियत खत्म हो गई क्या दुनिया से? क्या उन्हें किसी डॉक्टर के यहां नहीं ले जा सकते? कुछ नहीं करते तो कम से कम एटीएस के टीके तो लगवा देते। और ले भी कहां जाना है? जहां खड़े हो वहीं से सामने देखो बड़ी सी होर्डिंग, जीवन रेखा क्लिनिक, 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध। काशी गुरु लौट पड़े। फुटपाथ की नाली पास ही थी। बाइक खड़ी की और झुके। शायद चोट अंदरूनी थी, बाहरी नहीं। लड़के का चेहरा कीचड़ में लिथड़ गया था। पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है, कैसा है। कुछ पूछने पर गुगुआने लग रहा था, साफ साफ बोल नहीं पा रहा था। वह जब तक इशारा कर रहा था उंगली से पीली शर्ट वाले लड़के की तरफ, जो अचेत पड़ा था। गुरु ने जब उसे उठाना चाहा तो उसने कराहते हुए किसी तरह सिर्फ इतना कहा कि मुझे छोड़ो, पहले उसे देखो, मर रहा है वो। काशी गुरु का जी धक से हो गया। किस मुसीबत में फंसे गए कि उसे छोड़कर इधर आए। खून तो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ टूटा फूटा नहीं है। गुरु ने खुद से कहा, उनकी जान में जान आई। लड़का जलती कोलतार की सड़क पर औंधे मुंह पड़ा था साइकिल के पास, सिर और मुंह को गमछे में लपेटे। बदन और टांगों में कोई हरकत नहीं। गुरु उसे पलटने के लिए जैसे ही बैठे वैसे ही चिल्लाया वह, पकड़ो पकड़ो, बाइक लेकर भाग रहा है भोंसड़ी के। नाली के पास वाला गुरु भौचक उठे और गली की तरफ भागे।
देखा कि वो बाइक स्टार्ट करके तेजी से गली में घुस रहा है। वे वहां तक दौड़ते हुए गए जहां गली कई गलियों में बट रही थी। वे हाँफ रहे थे और तय नहीं कर पा रहे थे कि किस गली में देखा जाए, इधर या उधर या किधर। जब निराश वापस होने लगे तो सहसा आशा की एक किरण फूटी गुरु की आंखों के आगे कि जाएगा तो किधर जाएगा बाइक लेकर। उसका जोड़ीदार और साइकिल तो उनके कब्जे में है। बिना समय गंवाए हड़बड़ हड़बड़ जब गली के मुहाने पर पहुंचे तब देखा वहां न वह लड़का है न साइकिल। वे चकित और स्तब्ध, अब क्या करें। वे धीरे धीरे चलकर उस जगह है जहां साइकिल थी और वो लड़का था, शायद कुछ सुराग छूटा हो। मगर वे लड़के अनाड़ी नहीं थे। खाली जगह छोड़कर कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने। काशी गुरु चौराहे पर देर तक खड़े रहे, चुपचाप। आसमान आग बरसा रहा था और गुरु झुलस रहे थे, लेकिन खड़े थे और खड़े रहे। सड़कें वीरान थीं, बस्तियां उजाड़ थीं, हवाओं के थपेड़े कहीं नहीं थे। चिल्लाए भी तो कहीं कोई सुनने वाला नहीं, कहीं पेड़ भी नहीं जो पत्ते डुला सके। मोटरसाइकिल की चिंता पीछे छूटने लगी थी। अब वह गई तो गई। बड़ी चिंता यह थी कि बीच में यह ससुरी आत्मा कहां से चली है। अगर वह इसी तरह रह गई तो अभी आगे जाने क्या क्या अनर्थ करेगी। काश इसके बारे में भी कभी किसी ने चेताया होता। आत्मा की बातें सभी लोग करते हैं। ये कहानी खरगोश जो आत्मा पर लगी। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं काशी काशी से एक अंश। यह उपन्यास है, चर्चित रहा है और इस उपन्यास का की तीसरी लंबी कहानी है, उस कहानी का अंतिम हिस्सा। 80 पर एक नाई रहता था जो बाल काटता था चौराहे पर, लेकिन प्रायः उसके यहाँ कोई जाता वाता नहीं था। और भी सैलून थे। तो नेकरा में ऐसा ही कुछ उसका नाम था। सैलून खोले हुए 7-6 महीने हो गए, घाटे पर घाटा। तो घाट वाट पर बंद, दुकान बंद करके उसने बेच दिया। फिर घाट पर चलने लगा, जाने लगा। विदेशों से परिचय हुआ। एक अमेरिकी महिला से शादी कर ली उसने, नाई ने। तो अमेरिका से जब लौट कर आया तब बार्बर बाबा के रूप में विदेशियों में विख्यात हुआ। बार्बर बाबा, साईं बाबा की तरह बाल झुआ बढ़ाए हुए, लाल लाल बाल, और 80 पर कभी कभी दिखाई पड़ता था। उस बार्बर बाबा की बीवी थी कैथरीन। कैथरीन बनारस पर शोध कर रही थी। शोध करने के दौरान उसने पाया कि जो बनारस के लिए बार बार चर्चा की जाती है, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवय काशी। राणों से, साणों से, सन्यासियों से और सीढ़ियों से जो बच जाए, 2 अर्थ किए जाते हैं इसके, कि इनसे अगर बचे रहिए तब तो काशी में रहिए, वरना हिम्मत का काम है हराना। पता नहीं गले से जा रहे हो, 60 सिंह मार दे। एक यह, और दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि इनसे जो काशी बचा हो उसमें रहिए। उनसे बचा ही कुछ नहीं तो रहेंगे कहां।
तो वह विधवाश्रमों में राणों, साणों, सन्यासियों और सन्यासी बनारस के जितने सन्यासी हैं प्राय 2-4 कत्ल करके सन्यासी हुए हैं। तो शोध करने के दौरान उसने पाया कि बनारस मर रहा है। वह बनारस नहीं है जिसके लिए बनारस जाना जाता है। तो वाराणसी इज डाइंग, ये कहा उसने। और यह कहा उस दुकान पर जो इस उपन्यास का सेंटर है, पप्पू की दुकान, अस्थि चौराहे पर। वहीं पर वह भी शोध करने के दौरान आ जाती थी, कभी कभी चाय पीती थी और वहीं आई थी। वहीं उसने कहा कि वाराणसी इज डाइंग, और बैठे हुए थे कुछ लोग जो कैरेक्टर्स हैं इस उपन्यास के, वे वहां बैठे हुए थे। तो उनमें से एक पात्र है गया सिंह। तो जब उसने कहा वाराणसी डाइंग, तो गया सिंह वहां बोल रहे हैं और मित्रों से बात कर रहे हैं कि बनारस तो मर रहा है, लेकिन वहां से नहीं जहां के आंकड़े देवी जी दे गई हैं। देवी जी तुम्हारे पास तो पूरे नगर के हैं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 80 के ही हैं। और उन्हीं की बिना पर मैं बता सकता हूं कि सीढ़ियों पर कितने किलो हेरोइन, कितने किलो ब्राउन शुगर, कितने किलो चरस और कितने डिब्बे मॉर्फिन की खपत हुई है इस बीच साल भर में। घाटों पर वियाग्रा, पेनाग्रा, नियाग्रा और किन किन चीजों के पाउडर बिक रहे हैं पुड़ियों में। 200-200 रुपए एक एक पुड़िया, और खरीद कौन रहे हैं? बूढ़े, चोरी छुपे। पेंशन की रकम रोटी दाल में नहीं पुष्टई में जा रही है। और सुनो, गुब्बारे और गुल्ली डंडा की उम्र वाले बच्चे घाट और छत और खिड़कियां देख देख कर जवान हो गए हैं, क्योंकि विदेशी ज्यादा बड़ी संख्या में उस मोहल्ले में आ गए थे। गुब्बारे और गुल्ली डंडा की उम्र वाले बच्चे घाट और छत और खिड़कियां देख देख कर जवान हो गए हैं समय से पहले ही। किस तरह घूरते हैं इसी उम्र में सियानी लड़कियों को कभी देखा है? यह तो टीवी का कमाल है। दीनबंधु ने असहमति जाहिर की गया सिंह से। नहीं, टीवी तो निरोध और कंडोम बांट रही है। यह तो वह सीख रहे हैं जो देख रहे हैं। लेकिन आप खामखा नाराज है अमेरिका से। जो 2-2.5-3 हजार विदेशी हैं गलियों में, उनमें सबसे कम अमेरिकी हैं गलियों में, और सबसे कम। गया सिंह हंसे। क्या हो रहा है गलियों में देखा है कभी? डॉलर का धंधा। दीनबंधु, डॉलर अमेरिका की जीभ है। वह शुरू में ऐसे ही किसी मुल्क को चाटना शुरू करता है जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्यार के साथ। बाद में जब चमड़ी छिलने लगती है, खाल उधड़ने लगती है, दर्द शुरू हो जाता है, जीभ पर कांटे उभरते दिखाई पड़ने लगते हैं, जबड़े चलने की आवाज सुनाई पड़ती है,
तब पता चलता है कि यह जीव गाय की नहीं किसी और जानवर की है। और क्या समझते हो, जो देखते देखते देश का देश चबा गया हो, और उसमें भी सोवियत रूस जैसा देश, उसके लिए नगर मोहल्ला क्या चीज है। अब यही देखो, आप लंका से, लंका एक जगह है 80 से पहले पड़ता है, आप लंका से हर शाम आते हो, भांग खाते हो, चाय पीते हो, गपाष्टक करते हो और लौट जाते हो। कभी जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है यहाँ। पता है आपको कि मोहल्ले में कितने मकान खरीदे हैं इन्होंने लोकल आदमियों के नाम से। मकान लोकल आदमी के नाम, और रह ये रहे हैं। कितने ऐसे मकान हैं जिनकी मरम्मत के लिए इन्होंने पैसे लगाए हैं खुद रहने के लिए। फर्जी शादियां की हैं वीजा के एक्सटेंशन के लिए। 20 साइबर कैफे खुलवाए हैं घरों में अपने जनसंपर्क और सुविधाओं के लिए। इसे ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। उन्हें जितनी बार आना जाना हो, आए जाएं, जब तक रहना हो तब तक रहें, लेकिन हम है हमारी हैसियत एक बार भी अमेरिका जाने की। हमारा घर उनका घर है, लेकिन उनका घर उन्हीं का घर है, हमारा तुम्हारा नहीं। अभी क्या देख रहे हो, थोड़े दिन बाद ही ये बोलेंगे 80 जर्जर हो रहा है, ढह रहा है, मर रहा है, हमें दे दो तो नया कर दें एकदम चमाचम। कल बनारस को चमकाएंगे, परसों दिल्ली को ठीक करेंगे, नर्सों पूरे देश को ही गोद ले लेंगे और झुलाएंगे, खिलाएंगे अपनी गोदी में। यह बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में हैं, यशोदा मैया की या पूतना की। भाषण खत्म करते करते गया सिंह की नजर मनोज पर गई, जो चूल्हे के पास देर से खड़ा था। दुकान बंद करने का समय हो गया था। तू क्यों सिर पर सवार है बे? अरे उठिएगा, अभी 11 बज रहे हैं। तो दुकान बंद नहीं करेंगे क्या? मनोज बोला। गया सिंह भारी मन से खड़े हो गए। आओ दिलबंधु, चलते हैं, रास्ते में सुनाते हैं एक ऐसी ही जीव की कथा जिसे बनारस में सब जानते हैं। हो सकता है तुम्हारे बलिया को पता हो। और इसके बाद ये कथा है जो सुना रहे हैं आप। भदंतो भदंतो बहुत फिर कहा जाता है भिक्षु भदंतो। तो भदंतो वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं जो गया सिंह ने दीनबंधु तिवारी को सुनाई थी। दीनबंधु तिवारी एक हैं जो मुगल सराय में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वे गया सिंह के साथ, गया सिंह हरिश्चंद्र महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे उन दिनों। तो दोनों लोग लौट रहे हैं 80 से लंका की तरफ। कि भदंतो वह कथा मैं आपको सुना रहा हूं जो गया सिंह ने दीनबंधु तिवारी को सुनाई थी। प्राचीन काल में इसी वाराणसी में एक समय ब्रह्मदत्त का पुत्र, ब्रह्मदत्त राजा थे, जातकों में आते हैं। अतीते वाराणसीयम ब्रह्मदत्ते रज्जम कारणते बोधिसत्व कपियोनियम निबत्तित्वा, ये पाली है। तो बोधिसत्व अतीत काल में वाराणसी के राजा हुआ करते थे। तो प्राचीन काल में इसी वाराणसी में एक समय ब्रह्मदत्त का पुत्र कुमार काशी नरेश हुआ, काशी का राजा। उसे बचपन से एक आदत थी,
मांस भक्षण की। खाने के लिए चाहे जो पकवान दे दो, अगर उसमें मांस नहीं तो सब व्यर्थ। उसका रसोइया नियम से प्रतिदिन उसके लिए मांस लाता, पकाता और खिलाया करता। एक दिन उससे असावधानी हो गई, कुमार के हिस्से का मांस उसी के पालतू कुत्ते खा गए। रसोइया परेशान, अब क्या करे, न खिलाए तो मारा जाए। वह भागा भागा श्मशान गया, मणिकर्णिका घाट समझिए, जिसके बारे में कहते हैं बनारस में कि कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक देखा गया कि कोई न कोई चिता न जल रही हो। 24 घंटे लगातार कई की चिताएं एक साथ जलती हैं। बड़े दूर दूर से आते हैं लोग। तो वह भागा भागा श्मशान गया। उसने तुरंत का मरा हुआ मुर्दा देखा, चुपके से उसकी जान का मांस काट लाया, पकाया और परोस दिया। राजा यानी कुमार ने जैसे ही एक टुकड़ा जीभ पर रखा, दंग रह गया। इतना सुरस, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, क्यों नहीं खाया था अब तक ऐसा मांस। रसोइया तलब किया गया। कुमार ने दुनिया भर की पूछताछ की उससे, यही मांस पहले क्यों नहीं पकाते थे, कहां से लाए थे, किस जीव का था, सच सच बता, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। रसोइया ने सारी बात डर कर ज्यों की त्यों बता दी। कुमार बहुत खुश, बोला आगे से मेरे लिए ऐसा ही मांस पकाया कर, मनुष्यों का। जो मेरे लिए लाया करता था उसे स्वयं खाया कर। मुश्किल यह कि रोज रोज कहां से आए मनुष्य का मांस, रोज रोज कहां से आए मनुष्य का मांस। कुमार ने कहा, मेरा कारागार बंदियों से भरा पड़ा है, एक बंदी एक दिन, यही अनुपात रख, यानी रोज एक मनुष्य। धीरे धीरे कारागार खाली हो गया, एक भी बंदी नहीं बचा। मुश्किल फिर आन पड़ी। अब कुमार ने सोच विचार कर फिर रास्ता निकाला। ऐसा कर कि चौराहे पर खड़ा हो जा, प्रतिदिन सुबह कारशापणों से भरी हुई थैली सड़क पर फेंक। कारशापण रुपए पैसे याद है कि कारशापणों से भरी हुई थैली सड़क पर फेंक, और जो लोभ में थैली उठाए उसे चोर चोर करके पकड़ और ले आया कर। यह सिलसिला शुरू हुए कुछ ही महीने बीते थे कि पूरे जम्बू द्वीप में हाहाकार सुनाई पड़ने लगा। किसी का बेटा गायब, किसी की बहन गायब, किसी का पिता गायब, किसी की पत्नी गायब। ऐसा एक भी घर नहीं जिससे कोई न कोई गायब न हो। त्राय त्राय करती हुई जनता ने गुहार लगाई सेनापति के यहां। क्या है? दुर्ग से निकलकर उसने पूछा। जनता ने बिलखते हुए फरियाद की
कि इस राज्य में कहीं न कहीं कोई न कोई नरभक्षी चोर है, स्वामी उसे पकड़े और हमारी रक्षा करें। सेनापति ने 7 दिन का समय लिया और चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर दौड़ा दिए। आखिर 7वें दिन पकड़ लिया गया चोर। आखिर 7वें दिन पकड़ लिया गया चोर, और वह भी रंगे हाथ। उसने 2 मकानों के बीच सकरी गली में एक युवती को मारा था और उसके मांसल हिस्सों को काट काट कर टोकरी में भर रहा था कि पकड़ लिया गया। लाया गया सेनापति के सामने टोकरी समेत। सेनापति ने पूछा, कौन है तू? ऐसा क्यों करता है? किसके लिए और किसके कहने पर करता है? चोर ने अपनी विवशता बताते हुए कहा कि मैं राजा का रसोइया हूं। तू राजा के सामने ये बातें बोलेगा? हाँ, बोलूंगा। उधर जब पिछली रात रसोइया नहीं आया तो भूख से बेहाल राजा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, और जब सुबह जनसभा बुलाई गई तो उसे विश्वास हो गया कि अब बात खुल गई है, छिपाने से कोई लाभ नहीं। जनता की अदालत में रसोइये ने सारा किस्सा बयान किया तो राजा ने कहा, हाँ यह सच है, मनुष्य का मांस खाने वाला मैं ही हूं। राजा ने स्वीकार किया। राजन, छोड़ दें आदत, सेनापति ने समझाया। राजा ने कहा, विवश हूं, नहीं छोड़ सकता। जब बहुत समझाने बुझाने पर भी कुमार तैयार न हुआ तो जनता ने अपना निर्णय सुनाया कि राजा को देश निकाला दे दिया जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूं, सिंहासन छोड़ते हुए कुमार बोला, लेकिन मुझे अपनी जीवन रक्षा के लिए खड्ग, एक तलवार, मांस पकाने वाला बर्तन और एक रसोइया दे दें। कुमार राज्य के बाहर जंगल में पहुंचा और एक वटवृक्ष के नीचे उसने डेरा जमाया। वह प्रतिदिन मनुष्य की टोह में तलवार लिए निकलता और जैसे ही किसी खाद्य, दुबला पतला हरियल नहीं, मोटा तगड़ा स्वस्थ मनुष्य को देखता प्रचंड स्वर में दहाड़ता हुआ दौड़ पड़ता, खबरदार, रुक जा, मैं ही हूं मनुष्य भक्षी चोर। किसी को मूर्छित करने के लिए, मूर्छित और धराशायी कर देने के लिए उसकी दहाड़ ही काफी थी। वो उस आदमी को सिर के बल उल्टा पीठ पर लादता और रसोइयों को पकाने के लिए दे देता। हुआ यह कि उस जंगल के रास्ते मनुष्यों का आना जाना बंद हो गया। कौन जाए उधर जिधर आदमखोर चोर हो। एक दिन की बात है कि सुबह बीती, दोपहर बीती, शाम भी बीत गई। चोर तलवार लिए पेड़ पर बैठा इंतजार करता रह गया, कोई नहीं आया। भूख और क्रोध से पागल वह डेरे पर लौटा, रसोइये से बोला, चूल्हे का बर्तन चढ़ा। रसोइये ने उसे देखा और कहा, इस पूरी कहानी को आज के संदर्भ में देखिएगा। रसोइये ने उसे देखा और कहा, देव, मांस कहाँ है? कुमार ने तलवार से उसी रसोइया के, जो उनके लिए खाना बनाया करता था, उसके 2 टुकड़े किए और कहा, यह रहा मांस। फिर खुद पकाया, खाया और निश्चिंत हो गया।
मुसीबत आई दूसरे दिन। कोई धनाढ़ ब्राह्मण 500 बैलगाड़ियों पर जजमानी का माल लादे व्यापार करने निकला और पहुंचा जंगल के मुहाने पर। उसे चोर का पता चला, लेकिन व्यापार करना है तो जंगल पार करना जरूरी है। उसने गांव वालों में हजारों का शापण बांटे, रुपए पैसे बांटे और कहा जंगल पार करा दो। लाठी डंडे समेत रक्षकों से घिरा उसका काफिला जंगल के रास्ते चला। पेड़ पर बैठा चोर हड़ियल मरियल ग्रामीणों को देख बड़ा दुखी हुआ। ये उसके किस काम के? खाने में भी कोई लज्जत नहीं, दुबले पतले आदमी। कि इसी बीच उसकी नजर गई मालपुआ रबड़ी मलाई खाए ब्राह्मण पर। वह खिल उठा, मैं मनुष्य भक्षी चोर हूं कहकर ललकारते हुए जो पेड़ से कूदा तो सारे रक्षक मूर्छित जहां के तहां गिर पड़े। उसने ब्राह्मण को पीठ पर सिर के बल लादा और चला। रक्षक जब चेतना में आए, गांव वाले रक्षक जब चेतना में आए तो उनके मन में विचार आया, हमने 1000 का शापन लिए है उसकी रक्षा के लिए। वह पकड़ में आए या नहीं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और वे ललकारते हुए उसके पीछे दौड़े। चोर जिस समय एक कटीली बाढ़ को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक बहादुर ग्रामीण रक्षक ने उसकी एड़ी पर वार किया। चोर लंगड़ाता हुआ कुछ दूर तक चला, लेकिन चोट ज्यादा थी और खून बहुत बह रहा था। उसने ब्राह्मण को फेंक कर अपने को हल्का किया और घने जंगल में अदृश्य हो गया। रक्षकों को ब्राह्मण से मतलब, जब वह मुक्त हो गया तो उन्होंने चोर का पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन एक बात ग्रामीणों की समझ में आई कि मनुष्य भक्षी राजा चाहे जितना भयानक और बलशाली हो, दुर्वध्य नहीं है। उसका वध संभव है। भदंतो गया सिंह ने दीनबंधु तिवारी को इसके आगे की कथा नहीं सुनाई, यहीं पर अपना समाधान देते हुए बताया कि ब्रह्मदत्त पुत्र मनुष्य भक्षी चोर कलिकाल में आकर 7 समुंदर पार अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ और ब्राह्मण व्यापारी के रक्षक 80 के गदर है। रसोइया कौन हुआ? क्योंकि प्राय जो राजा अभी पकड़े गए हैं ये भी रसोइया ही हैं। ऐसे बीच के ढेर सारे लोग हैं। तो एक कहानी और यह उपन्यास का एक टुकड़ा मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा। अब आप चाहें तो कुछ पूछना हो या बात करना हो।